Hello friends, welcome back to my channel. As I told you that I will bring the detailed information of partition of Bengal, detailed explanation of partition of Bengal. So here we are. तो चलिए इसको हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। पार्टीशन ऑफ बंगाल का इम्पोर्टेंट डेट्स वगैरह तो हमने ऑलरेडी देख चुके हैं हम लोग। और आज हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट वाज द बैकग्राउंड ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, हाउ इट इम्प्लीमेंटेड एंड व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल ऑन द पीपल ऑफ इंडिया। तो इन सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे और देखते जाएंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल ऐसा नहीं था कि सडनली इट हैपन, ये एक प्लान्ड डिसीजन था। और ये डिसीजन क्यों लिया गया, तो बहुत सारे कारण थे। जैसे कि बंगाल जो था वो एक नर्व सेंटर था किसी भी मूवमेंट का, किसी भी एजिटेशन का, रिवॉल्यूशन का। बहुत सारे रिवॉल्यूशन जो थे वो बंगाल से ही शुरू हुए थे। तो और ये बंगाल एक बहुत बड़ा प्रोविंस भी था, तो इसको वो गवर्न करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। और ऊपर से सारे एजिटेशन वहीं से शुरू हो रहे थे। तो ब्रिटिशर्स ने सोचा कि अगर बंगाल को डिवाइड कर दिया जाएगा तो यूनिटी इनकी टूट जाएगी, हिंदू मुस्लिम्स की यूनिटी टूट जाएगी और फिर हम ठीक से यहाँ पे राज कर सकेंगे। पर जो इंडियन पीपल ऑफ इंडिया, जो पीपल थे, वो लोग थे, वो समझ चुके थे कि जो ब्रिटिशर्स हैं ये कोई भी भला काम तो इंडियंस के लिए नहीं करेंगे। जो भी करेंगे अपने बेनिफिट के लिए करेंगे, इंडियन का बेनिफिट तो बिल्कुल नहीं सोचेंगे। तो ये चीजें तो बहुत पहले से आ रही थी। जैसे कि जो हुआ था रिवोल्ट ऑफ 1857, ये भी एजिटेशन, ये भी एक रिसेंटमेंट था अगेंस्ट द ब्रिटिश। लोगों की असंतुष्टि थी क्योंकि बहुत सारे चीज हुए थे उस समय। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आया था, सब्सिडरी अलायंस आया था, और बहादुर शाह जफर के साथ बहुत बुरा हुआ था। उनको बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया गया था, नाना साहब को। और भी बहुत सारी चीज़ें थी। जैसे कि कितना सारा जो लोग थे इंडिया के वो सफ़र कर रहे थे, और वो लोग ब्रिटिश जो थे उनको ध्यान भी नहीं देते। कितने सारे सूखे पड़े, फेमाइन हुआ, पर उस पर ब्रिटिश का कोई ध्यान नहीं था। वो अपना लगान अपने हिसाब से वसूल कर रहे थे। फिर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का भी असर पड़ा इंडिया पे, क्योंकि उस समय क्या हुआ कि हमारी जो कॉटेज इंडस्ट्रीज थी उसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। यहाँ से सारे जो रॉ मटेरियल थे वो विदेश जाते थे और वहाँ से मैन्युफैक्चर होके फिनिश गुड्स आते थे और इंडियन मार्केट में बेचे जाते थे, वो भी हाई रेट पे। तो ये सारी चीजें थी और ये एक कारण था जिसके चलते रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ, जिसने ब्रिटिश की नींव को हिला दिया। तो उस समय से ब्रिटिश जो थे थोड़े सचेत हो गए और वो उसी समय से सोच रहे थे कि ये हिंदू मुस्लिम की यूनिटी जो है उनके लिए थ्रेट है, इसको तो खत्म कर ही देना चाहिए। इसके लिए उन लोगों ने बहुत सारे प्रयास किए, जैसे कि रिप्रेसिव कॉलोनियल पॉलिसीज आए। मतलब उन लोगों ने इस चीज को रिप्रेस करने के लिए, सप्रेस करने के लिए, तोड़ने के लिए बहुत सारे पॉलिसी इंट्रोड्यूस किए, जिसमें कि एक लॉर्ड लिटन का नाम आता है। उन्होंने बहुत सारा चीज किया जो कि इंडियन को बहुत आहत हुआ इस डिसीजन से। तो हम देखते हैं क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले ग्रैंड दिल्ली दरबार, ये 1877 में हुआ था। 1877 जबकि जो इंडिया था वो सूखे से ग्रस्त था, फेमाइन, अकाल पड़ा हुआ था। इंडिया में अकाल पड़ा था और उस समय उस अकाल की चिंता न करके जो लॉर्ड लिटन है, इन्होंने दिल्ली दरबार का आयोजन किया कि जो क्वीन विक्टोरिया है वो हमारी प्रिंसेस है, इम्प्रेस है ऑफ इंडिया। तो इस चीज को डिक्लेयर करने के लिए, इस चीज की घोषणा करने के लिए एक बहुत बड़ा दरबार लगाया गया, जिसमें लाखों रुपए खर्चे हुए, पर एक गरीब की उन्होंने मदद नहीं की। ये 1877 की बात है। इससे इंडियन को ये लग गया कि ये इनको हमारे दुख से कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। तो ये एक कारण हो सकता है। उसके बाद आया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो ये तो ब्रिटिश कर रहे थे कि वो इंडिया को सप्रेस करना चाहते थे। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में क्या हुआ कि इसमें भी लॉर्ड लिटन ने इंट्रोड्यूस किया, और इसके द्वारा ये हुआ कि लोकल लैंग्वेज की जो न्यूज़पेपर्स हैं उनको, उन पे ये एक्ट लगा कि उनमें कुछ भी ऐसा नहीं छापा जाएगा जो किसी भी इंडियन को उकसाएगा ब्रिटिश के प्रति। अगर ऐसा होगा तो पेपर बंद कर दिया जाएगा और उस पेपर के संपादक को अरेस्ट कर लिया जाएगा। उसके बाद आया जो एक्ट, वो था द इंडियन आर्म्स एक्ट 1878। ये भी 1878 में, और ये बहुत बार पूछे गए हैं ये दोनों क्वेश्चन, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कौन लाया या द इंडियन आर्म्स एक्ट कौन लाया। तो ये दोनों ही, या हम कहेंगे ये तीनों ही लॉर्ड लिटन के द्वारा आया था। लॉर्ड लिटन, तो लॉर्ड लिटन ने इंट्रोड्यूस किया था इसको। इंडियन आर्म एक्ट के द्वारा क्या था कि बिना लाइसेंस के किसी भी इंडियन को ये राइट नहीं था कि वो कोई हथियार अपने पास रखे, जबकि ये ब्रिटिशर्स के लिए छूट थी, वो कुछ भी कर सकते थे, कहीं भी कर सकते थे। उसके बाद आया एक इल्बर्ट बिल, सीपी इल्बर्ट ने इसको इंट्रोड्यूस किया।
बनाया, सीपी इल्बर्ट ने बनाया, इसलिए इस बिल का नाम इल्बर्ट बिल है। उनके अनुसार ये था कि कोर्ट में जो इंडियंस है वो किसी भी यूरोपियन का केसेस नहीं देखते थे। तो इन्होंने कहा कि जब इंडियन है और वो एजुकेटेड है तो ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों है, उनको भी राइट होना चाहिए कि वो किसी यूरोपियन का केस देखें। तो इसको हम इल्बर्ट बिल कहते हैं और ये इंट्रोड्यूस हुआ था लॉर्ड रिपन के द्वारा, पर बनाया गया था ये इल्बर्ट सीपी इल्बर्ट के द्वारा, इसलिए इसको हम 1880 और 1883 में हुआ था, इसलिए इसको हम इल्बर्ट बिल कहते हैं। तो इस तरह यहाँ पे दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि हु प्रिपेयर्ड द बिल और हु इनिशिएटेड, किसने शुरू की इस बिल की शुरुआत की, तो वो थे सीपी इल्बर्ट। पर किसने इंट्रोड्यूस किया, कौन इसको लेके आया, तो वो थे लॉर्ड रिपन। इसके अगेंस्ट में ब्रिटिश को यह बात अच्छी नहीं लगी कि क्यों भला कोर्ट में कोई भी इंडियन मजिस्ट्रेट या इंडियन जज क्यों यूरोपियन केस उसको देखेगा। तो उन्होंने इसके खिलाफ जो था आंदोलन शुरू किया और उनके खिलाफ इंडियन ने आंदोलन शुरू किया। अंत में जाके इल्बर्ट बिल को विड्रॉल कर दिया गया और कुछ ये स्कीम लेके आए ताकि जैसे कि बच्चों को फुसलाने के लिए हम चॉकलेट देते हैं, उस तरह से ये कुछ ऐसी स्कीम्स लेके आए जिससे कि इंडियन थोड़े खुश हुए। उसके बाद बहुत इंडियन को तो था अंदर से असंतुष्टि, उसी समय जो था बहुत सारे सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स हुए, मतलब सामाजिक धार्मिक रिफॉर्म्स भी हुए, जिनमें राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फुले का नाम बहुत फेमस है। ये लोग बहुत सारे चीज लाए और उनका उन्मूलन किया, जैसे कि ब्रह्म समाज की स्थापना की राजा राम मोहन राय ने 1828 में, और उन्होंने सती प्रथा का उन्मूलन किया कि सती प्रथा को हटा देना चाहिए, और उन्हीं के प्रयास से लॉ आया सती प्रथा के लिए वो 1829 में, और ये लॉ पास किया था विलियम बेंटिक ने। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसने ये किसने लॉ को इंट्रोड्यूस किया, तो वो किया था विलियम बेंटिक ने विद द हेल्प ऑफ राजा राम मोहन राय के प्रयास की वजह से ये हुआ था, और ये 1829 में हुआ था। यही नहीं, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स भी उस समय चल रहे थे जिनकी बहुत ही ज़्यादा अहम भूमिका है इस रिवॉल्यूशन में, और जो भी नेशनल मूवमेंट हुए उनमें, जिसकी वजह से अंग्रेजों के दिमाग में आया पार्टीशन करने का। तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर थे, जैसे अमृत बाजार पत्रिका, द बंगाली, द ट्रिब्यून, द पायनियर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, और भी बहुत सारे न्यूज़पेपर थे जिनका बहुत ही ज़्यादा योगदान था इंडियन नेशनल मूवमेंट पे। द इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने, एक ब्रिटिश अधिकारी थे, रिटायर्ड, उन्होंने ही करवाया था 1885 में किया था इसकी स्थापना, क्योंकि उनके अनुसार लगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करके वो जो रिवोल्यूशन और मूवमेंट हो रहे हैं उसको बंद कर देंगे, लोग इसी ऑर्गेनाइजेशन या छोटे मुद्दों पर ही ध्यान केंद्रित करेंगे और पॉलिटिकल मैटर में वो इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो उसको एक सेफ्टी वाल्व की तरह उन्होंने बनाया। पर धीरे धीरे क्या हुआ, शुरू में तो सबने इसका सपोर्ट किया, इसके बहुत सारे सेशंस में वो पार्टिसिपेट भी करते रहे, पर धीरे धीरे उनको ये समझ में आ गया कि ये कांग्रेस जो है ये रुकने वाली नहीं है, क्योंकि जो कांग्रेस था वो वेन गार्ड बन गया था, सब तरफ के मूवमेंट को साथ लेके चल रहा था और मूवमेंट को स्प्रेड कर रहा था ऑल ओवर द इंडिया। तो अब इनको लगा कि नहीं, ये कांग्रेस तो ठीक नहीं है, तो उनके अंदर इसके प्रति आक्रोश आने लगा। और इसी मुद्दे पर लॉर्ड डफरिन साहब ने एक स्पीच में कहा था कि 1887 में उन्होंने एक स्पीच दिया था और इसको कांग्रेस को बहुत ही गलत तरीके से उन्होंने रिप्रेजेंट किया था कि इसके जो इसमें काम करते हैं वो क्या है, जो अपर क्लास और मिडिल क्लास के लोग हैं उनको उन्होंने विलन के रूप में या फिर डिसरॉयल बताया था, कि वो लॉयल नहीं है ब्रिटिश के प्रति। इस तरह का स्पीच दिया था जो कि लोगों को हर्ट किया था। और उसके बाद एक तरह का रूल आ गया जिसके अनुसार गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ वर रिस्ट्रिक्टेड। अब ऐसा रूल ये लोग लेके आए 1890 में कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे, चाहे वो प्रोफेसर्स हो या लॉयर्स हो, जो भी हो, उनको कांग्रेस के अंदर कोई काम करने या उसकी हिस्सेदारी में नहीं रहना था, उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, नहीं तो उनको अपना जॉब छोड़ना पड़ता। उसी समय कांग्रेस भी अपना काम कर रहा था। जैसे कांग्रेस जो था कि वो एक पैन इंडिया कैरेक्टर लेके चल रहा था, पूरे इंडिया में वो जो मूवमेंट था, एजिटेशन था, उसको फैलाना चाहता था। उसमें ही बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन थे दादा भाई नौरोजी, जिसको हम लोग ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं या ब्रांड एम्बेसडर, अनऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंडिया भी कहते हैं। उन्होंने उसमें बहुत सारे एसोसिएशन की स्थापना की थी, जैसे बॉम्बे एसोसिएशन, और एक न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किया, राष्ट्र गुफ्तार, जिसको हम स्पीकर ऑफ ट्रूथ कहते हैं, और बहुत पहले लंदन इंडिया सोसाइटी। ये कांग्रेस में रह के भी काम किया था इन्होंने, पर कांग्रेस के फाउंडेशन के पहले ये सारी चीज़ें उन्होंने कर ली थी। तो ये इनका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है हमारे नेशनल मूवमेंट में।
और दादा भाई नौरोजी ही एक ऐसे पहले शख्स हैं जो 3 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे, 1886 में, 1893 में और 1906 में। और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसको दिमाग में रखना है। तो ये सारी चीज़ें घटित हुई ना। अब कांग्रेस जो था बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बन गया था और हम कह सकते हैं कि वो लीड कर रहा था इंडिया को और इंडिया के मूवमेंट को। तो अब ये चीज़ें जो थी वो अंग्रेज़ों से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उनको लग रहा था कि ये कैसे हो रहा है, इनकी यूनिटी को तोड़ना होगा, नहीं तो फिर हमारा राज तो बहुत दिन तक क्या चलेगा नहीं। तो उसके तहत ही, और बंगाल जो था मेन सेंटर था, तो जैसा कि मैंने पहले वाले क्लास में कहा था कि रिजले ने ही प्लान बनाया और उन्होंने कि बंगाल का पार्टीशन कर दिया जाए। और ओपनली उन लोगों ने ये कहा कि बंगाल बहुत बड़ा है और इसको गवर्न करना बहुत इजी नहीं है हमारे लिए, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हम इजीली गवर्न कर सकेंगे। पर जो उनका मेन मकसद था वो देखिए इसके अनुसार है, बंगाल यूनाइटेड इज़ अ पावर। बंगाल यूनाइटेड मतलब एकता जब है वो एक महान शक्ति के रूप में है, और बंगाल डिवाइडेड विल पुल इन सेवरल डिफरेंट वे। तो अगर डिवाइड कर दिया जाएगा छोटे छोटे टुकड़ों में, इधर उधर बिखर जाएगा और उनकी यूनिटी जो है भंग हो जाएगी। तो ये था मेन रीज़न बंगाल को डिवाइड करने का। पर उन्होंने कहा कि ये बंगाल बहुत बड़ा है इसलिए हम इसको डिवाइड करेंगे। 1903 में ये प्लान बना और 1905 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया। जुलाई में इसका अनाउंसमेंट हुआ और अक्टूबर में जाके बंगाल को डिवाइड कर दिया गया। तो आज बस इतना ही। आगे का जो ये इसका जो हमारी स्टोरी है ये चलेगी, क्योंकि ये क्लास नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। और आपको अगर ये टॉपिक अच्छा लगा, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, पार्टीशन ऑफ बंगाल को ही कंटिन्यू करेंगे।